वेलकम टू योर हिस्ट्री चैनल G10 क्लासेस। G10 क्लासेस के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज बात करते हैं भूगोल के कुछ प्रश्नों की। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, वन महोत्सव आरंभ किया गया था, अर्थात इसका मतलब है कि वन महोत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो उस समय जो मंत्री थे वो थे वन मंत्री के एम मुंशी के द्वारा वन महोत्सव आरंभ किया गया था। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में या वर्ष 2011 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ष 2014। ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, जैसा कि आपको क्लास में भी बताया था, आप सभी जानते हैं, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड में जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक गए थे, इसलिए उसको चिपको आंदोलन कहा जाता था। इसलिए चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था, यह आप कमेंट में पास करेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पेड़ पौधों की सुरक्षा या तापमान में कमी। तो ग्रीन इंडिया मिशन का जो संबंध था वह जलवायु परिवर्तन से था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 से की गई थी। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघों का संरक्षण किया जाना था, टाइगर्स का संरक्षण किया जाना था, इसलिए इसको टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन महोत्सव से आप क्या समझते हो? वन महोत्सव को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1950 से, यानी कि कब बनाया गया था? वनों को संरक्षण प्रदान करने का जो उद्देश्य था उसको वर्ष 1950 में लागू किया गया था और इसे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। अर्थात जब मानसून आता है, मानसून लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो उसी समय वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके तहत सरकार बहुत ही कम कीमत पर पौधे प्रदान करती है और उन पौधों को लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वन संबंधी सूचनाएं और आंकड़ों को एकत्र करने हेतु वर्ष 1965 में एक वन आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर जो ग्रीन इंडिया मिशन था, अभी हमने पूछा था, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो ग्रीन इंडिया का इसके अंतर्गत देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना था, जिससे वन आवरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें जलवायु परिवर्तन कैसे कम होगा? कि जब वनों को बढ़ाया जाएगा, वनों को बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखा जाएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को सुझाइए। तो वनों की संरक्षण करना था, वनों की रक्षा करना। तो वनों की रक्षा में क्यों आवश्यक है? जिससे आगामी पीढ़ियों तक वनों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए आगामी पीढ़ियों तक वनों को सुरक्षित रखने की जो कार्यविधि होती है उसे वन संरक्षण कहा जाता है। इसके 2 उपाय निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनों का अवैध दोहन ना करना, यानी कि हमें जितनी आवश्यकता है उतने ही वनों का दोहन किया जाए या वनों के पेड़ों को काटा जाए, अन्यथा ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। और दूसरा है खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना और वनों को आग से बचाना। वनों में जो आग लगती है तो आग से वनों को बचाना चाहिए और जो भी खाली भूमि है उस पर वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 को स्पष्ट कीजिए। तो इससे एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और इसके अंतर्गत वन्यजीवों का आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान हैं और इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना भी शामिल है। जो जंगली जानवर, जो वन्यजीवों की जातियाँ संकटग्रस्त आ चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर है, उन जातियों का बचाव किया जाए और साथ ही वन्यजीवों का आवास उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य पालन को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
तो मत्स्य पालन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता या जलीय जैव विविधता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। जैव विविधता और जलीय जैव विविधता दोनों की आवश्यकता होती है मत्स्य पालन को बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, वन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वन अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो प्रतिबंध लगाया गया है वह लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर और वन्य जीवों के व्यापार दोनों पर लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो वन्य जीवन अधिनियम के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया है। लुप्तप्राय का मतलब जो संकटकालीन प्रजातियां हैं, और वन्य जीवों के व्यापार दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भैरव देव डाको सेंचुरी किस राज्य के लोगों के द्वारा बनाई गई है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। भैरव देव डाका सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया था। तो सही उत्तर तो आपका राजस्थान हो गया। कौन से जिले थे? राजस्थान का अलवर जिला था। अलवर जिले के 5 गांव के लोग मिले थे, जिसमें लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि पर भैरव देव डाको सेंचुरी का निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 2/3, 1/4, 3/4 या 2/3? तो आपको पता है पृथ्वी का लगभग 71% भाग घिरा हुआ है। कितना है? 71%। 71% भाग जल से घिरा हुआ, तो हम कहेंगे 3/4। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, 3/4। बांधों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल का स्रोत, बाढ़ का नियंत्रण या जल का भंडार? तो हम इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ होता है इसके उद्देश्य एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से ज़्यादा होता है, उन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। बांध भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे बांध से किस किस कार्य को किया जाता है, बांध से कौन कौन सी योजनाएं सफल सिद्ध की जाती है, ये आप कमेंट में पास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की पूर्ति की तुलना में कमी को क्या कहते हैं? जलापूर्ति, जिससे जल की आपूर्ति होती है। जल अभाव, जहाँ पे जल का अभाव होता है। जल केंद्र, जहाँ जल इकट्ठा होता है। जल सांद्र, जहाँ पे जल ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, जल अभाव। किसे कहते हैं? जल अभाव को हम कहते हैं। उत्तर बी आपका सही है, जल की पूर्ति की तुलना में कमी को जल अभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से भारत में जल स्तर की कमी के लिए उत्तरदायी है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे वो पूछता क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है जल स्तर में कमी। तो जल स्तर में कमी का जो कारण होता है वो सिंचाई, औद्योगिकरण, शहरीकरण होते तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अति सिंचाई। जब हम अति सिंचाई करते हैं तो वो जल के स्तर की कमी के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय संरचना का प्रमाण मिलता है। तो जलीय संरचना अर्थात जल की जो संरचना उसका जो प्रमाण वो प्राचीन काल में मिलता है। हमें कौन से काल में मिलता है? प्राचीन काल में जल की संरचना का प्रमाण मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट जल के क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए किसका निर्माण कराया था? बेलूरी डाक, हौज खास, श्रृंगवेरा खास या मल्य बांध? तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है, हौज खास। हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने कराया था हौज खास का निर्माण। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या? नदियों के ऊपर बांध बनाना। और इसको किसने कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर। तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध है। भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध, तटबंध मतलब तट के ऊपर कौन सा बांध बंधा हुआ है? तो ये बांध है आपका, भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध है। ऑप्शन अभी आपको बताते हैं, टिहरी बांध।
कौन सा है? देखिए, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और टिहरी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। टिहरी बांध आपका सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अर्थात कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कोयना परियोजना अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सोन नदी, रिहंद नदी, साबरमती या चंबल। तो ये सोन नदी पर है। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पर है? ये सोन नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, किन दो राज्यों के मध्य कृष्णा गोदावरी नदी का जल विवाद है? तमिलनाडु कर्नाटक, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र केरल या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जो कृष्णा गोदावरी नदी है, इन पर जल विवाद है। पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो यानी कि पश्चिम से कौन सी नदी बहना शुरू करती है और पूर्व की बात हम कर रहे हैं, तो नर्मदा, चंबल, केन और सोन। ऑप्शन सी आपका सही है, नर्मदा, चंबल, केन, सोन। ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर का नदियों का क्रम है। इसे आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के किस राज्य में हर घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण हेतु ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये किसने किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने कर दिया है कि हर घर की छत पर वर्षा जल का संग्रहण करने हेतु ढांचा अर्थात उसका निर्माण करना अनिवार्य है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासीधाम में होती है। मासीधाम एक गांव का नाम है जो कि चेरापूंजी जिले में स्थित है। कहाँ पर? चेरापूंजी जिले में स्थित है। चेरापूंजी किस राज्य में है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपका, गंडाथूर में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये आपको बताया गया है, गंडाथूर में वार्षिक वर्षा 1000 mm होती है। चलिए आज इतने ही थे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप लाइक करें तो आपके लिए ऐसी वीडियो और भी मिलती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।